ओटोमन एम्पायर 1299 से 1922 तक 623 सालों तक कायम रहने वाली तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन सल्तनतों में से एक है। 3 बड़े आज़मों में फैली हुई, जिसमें साउथ ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के इलाके शामिल थे। इससे पहले आने वाली बहुत सी अजीम सल्तनतों की तरह ओटोमन एम्पायर की बुनियाद भी गुलामी पर ही थी, लेकिन ओटोमन एम्पायर में गुलामी की ज़्यादातर मिसालों के बरक्स गुलाम सफ़ेद फार्म थे। अनोखी दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। ओस्मानी गुलामों की तिजारत पूरी सल्तनत में होती थी, यहाँ तक कि 19वीं सदी में उसके ख़त्म होने तक चलती रही। ख़ास तौर पर सल्तनत की इब्तदाई सदियों के दौरान सुल्तान के हुक्म के मुताबिक यूरोप में बल्कान और कफकास में गुलामों को जंग में लड़वाया जाता था। इसके साथ गुलामों के एक बड़े हिस्से को दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया रवाना कर दिया जाता, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है। और बाद में 16वीं सदी से 19वीं सदी तक लाखों यूरोपियों की एक बड़ी तादाद को वेशी कज़ाकों ने पकड़ लिया और सल्तनत ओस्मानिया को गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुस्तुनतुनिया के 5 बाशिंदों में से एक गुलाम था। ये तारीख में सफ़ेद फार्म गुलामी की सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि अफ्रीकी और अमरीकी गुलामों की तिजारत इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे बदनामे ज़माना ईसाई सलेबी जंगें, जिनकी क़यादत रिचर्ड दी लायनहार्ट जैसे बादशाहों ने की थी, जो लोगों को ज़बरदस्ती ईसाईयत में तब्दील करने और उनकी सरज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए पूरे यूरोप का सफ़र करते थे। सल्तनत ओस्मानिया ने भी कुछ ऐसा ही किया, और अगरचे ओस्मानी जंगों में मज़हब और मुआवजे ने अपना अपना किरदार अदा किया, माली वजूहात ने फतेह शुदा मुमालिक के लोगों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद फराम किया। ओटोमन एम्पायर में ज़्यादातर गुलाम सफ़ेद फार्म यूरोपियन ईसाई थे, जबकि हकीकी सल्तनत की तारीख के ज़राए हटाए गए हैं। इस तरह हम उसकी तारीख को दुरुस्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के ज़रिए बताए गए हैं जिन्होंने खुद सल्तनत का तजुर्बा नहीं किया, और उनकी रिपोर्टिंग में भी बहुत से सकाफती तसुबात हैं। सल्तनत के अंदर से चंद एक्सप्लेनेशन से हमें कुछ नादर बसीरत मिलती है कि गुलामी को खुद ओस्मानियों की तरफ से कैसे देखा जाता था। कुरान तजवीज़ करता है कि गुलामों के साथ हुस्न सलूक किया जाना चाहिए और गुलामों की आज़ादी की हौसला अफजाई करता है। कुरान ये भी सिखाता है कि गुलाम अपने आकाओं के बराबर इखलाकी हैसियत के हामिल होते हैं, लेकिन उनकी कानूनी हैसियत कम होती है और कानूनी तौर पर उनकी नस्ल या कौम में फ़र्क नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद अफ्रीका के सब सारा इलाकों से आने वाले माजूर और स्याह रंगत वाले अफराद अक्सर सेहतमंद और सफ़ेद गुलामों के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर फ़रोख्त होते थे। वो तमाम ओस्मानी गुलाम महंगे बिकते थे, जो आम तौर पर आला ओहदेदारों की मिल्कियत में थे, जिसमें 13 से 25 साल की कुंवारी यूरोपियन लड़कियों और सेहतमंद टीन एजर्स लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते थे। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये सिर्फ आला ओहदेदार ही नहीं थे जो गुलामों के मालिक थे, वो ओस्मानी मुआशरे में बड़े पैमाने पर होते थे, जो घरेलू काम के अलावा ज़री ज़मीन पर काम करवाना, तिजारत करवाना, हत्ता के जिनसी गुलामी पर भी मजबूर थे। यूरोपियन गुलाम खवातीन घर में खास ओहदों पर फाइज थीं, जबकि अफ्रीकी औरतों को आम तौर पर मामूली काम दिया जाता था। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि सल्तनत के शहरी गुलामी के हवाले से कुछ इस्लामी नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे, और ये कि वो अक्सर अपने गुलामों को अपने आकाओं की मौत या इससे पहले ही आज़ाद कर देते थे। दोस्तों, आइए अब सल्तनत ओस्मानिया में गुलामी के तारीख हिस्से के बारे में बात करते हैं, जिसको जिनसी गुलामी की तिजारत कहा जाता है। सल्तनत ओस्मानिया में जिनसी गुलामों की तिजारत को 2 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। जंग के दौरान पकड़ी गई नौजवान लड़कियां या फिर गुर्बत की वजह से उनको जिनसी गुलामी के लिए शाही हरम में मुकीम लोगों को फ़रोख्त कर दिया जाता था। बदनसीब जिनसी गुलाम खवातीन से तवक्को की जाती थी कि वो अपने आका के लिए आज़ादाना तौर पर जिनसी तस्कीन के लिए दस्तयाब होंगी, और वो अक्सर हरम के एक हिस्से में रहती थीं, लेकिन उनके पास कुछ खास हुकूक थे जो गुलामी में रहने वाली दूसरी औरतों को हासिल नहीं थे।
اور اگر کوئی حرم کی غلام عورت حاملہ ہو جاتی تھی تو اسے مزید غلامی میں فروخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آقا کی موت پر بھی اسے آزاد کر دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، نوجوان لڑکے بھی جنسی غلامی کا شکار تھے، حالانکہ وہ عام طور پر غسل خانوں یا پھر ہوٹلز میں کام کرتے تھے۔ جدید دور کی حساسیت کے لیے جو چیز عجیب لگ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جنسی غلامی میں بیچے جانے کو کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سامراجی حرم کے بارے میں زیادہ تر ذرائع سنسنی خیز ہیں جو بہت زیادہ خوشامد کے ساتھ لکھے گئے ہیں، اور کہانیوں کے پیچھے کی سچائی کے زیادہ ثبوت نہیں ہیں۔ خاص طور پر مغربی رائٹرز کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے عثمانی شہریوں کو خود شاہی حرم میں ہونے والے واقعات کے بارے میں معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر موجود تمام افراد کو معاشرے سے الگ رکھا گیا اور اس کے رازوں کو راز رکھنے کی قسم لی جاتی تھی۔ شاہی حرم کے اندر غلام عورتیں جنہیں لونڈیوں کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کی حفاظت 24 گھنٹے سیاہ فام خواجہ سراغ غلام کرتے تھے۔ محدود ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت کم حرم کی غلام لونڈیوں کو ان کے عہدوں سے آزاد کیا گیا تھا۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی